ज़्यादा होगा। नॉर्मली विंटर्स में हरी सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, लेकिन अब उसकी भी अगर ऐसी बारिश हो गई तो आपके वहाँ पालक, भी भिंडी, बीन्स जितनी भी हैं जो आमतौर पर सस्ती हो जाती हैं इस टाइम पे, वो भी महंगी हो जाएंगी। मामला गंभीर है, ये आप कह सकते हैं। तो थोड़ा-सा महँगाई बढ़ने का खतरा इन सब के चलते हो सकता है। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के लिए बिगुल। सुस्वागतम हेमांग जानी साहब, मेहुल कोठारी साहब, आप दोनों का। हेमांग सर करें शुरुआत। बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग पैनल मेंबर्स एंड व्यूअर्स। सो पहली मेरी जो एसपीएल मिड कैप में पिक है वो है उनो मिंडा। टारगेट प्राइस रहेगा 750, जो कि लगभग 10% की अपसाइड दे सकती है। उनो मिंडा के बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है। बेसिकली इट्स अ लीडिंग ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, और मैं स्पेसिफिकली ऐसे कौन से दो ट्रिगर्स है जिसकी वजह से अच्छा लग रहा है उस पर फोकस करूंगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में तो एक हम मोमेंटम देख ही रहे हैं। बेसिकली जो अपग्रेड्स हो रहे हैं, रिसर्च बेस्ड अपग्रेड्स, उसमें उनो मिंडा ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। स्विचेस के अंदर मार्केट शेयर कंपनी की काफी अच्छी है, और ऑफ लेन जो टू व्हीलर सेगमेंट में रिवाइवल है, और जो चिप की सप्लाईज है उसमें एक जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका बहुत बड़ा फायदा उनो मिंडा को मिल सकता है। तो ये रहेगी लॉन्ग टर्म पिक। टारगेट प्राइस रहेगा 750। तो मिंडा ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय हेमांग सर की तरफ से 750 के लक्ष्य के लिए करे खरीदारी। आइए मेहुल जी से भी जानते हैं उनकी पसंद का शेयर। मेहुल जी बताएं सर आपका लॉन्ग टर्म पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा जी। आज का मेरा जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है मान्यवर। मान्यवर 1250 के स्टॉप लॉस हमें खरीदना है, 1700 का टारगेट रहेगा। अनिल जी वेल्डिंग थीम का काउंटर है, रेंज ब्रेकआउट एक आई है इसमें। पिछले 2-3 दिन से हम देखें तो वॉल्यूम्स जो हुआ है वो दर्शा रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर काफी कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट आया है। ऑल टाइम हाई इसका 1490 का है। मैं समझता हूँ इस लेग ऑफ रैली में ही शायद निकल जाएगा, और ये जब निकल जाएगा तो एक बड़ी तेजी की शुरुआत हो सकती है इस काउंटर में। सो आज का लॉन्ग टर्म बिक रहेगा मान्यवर, स्टॉप लॉस 1250 और टारगेट 1700 का। 1700 के टारगेट के लिए मान्यवर यानी कि वेदांत फैशंस ये है वो स्टॉक जहां पर करनी है आपको खरीदारी। 1250 का लगाएं स्टॉप लॉस। मेहुल जी की राय यहाँ पर खरीदारी की आती हुई दिख रही है। शादियों का सीजन कितनी, मेहुल जी कितनी शादियां हैं टोटल इस सीजन में? कुछ 35 लाख है ना अनिल जी? कैसे पता चला? आप ही लोग डिस्कस कर रहे थे। अरे वेरी नाइस, ये हुई ना स्मार्ट है मेहुल जी। मतलब पूरी नज़र रखते हैं एकदम। 35 लाख बिल्कुल। कहीं कहीं कुछ कुछ अति उत्साही लोगों ने 38 लाख का भी आंकड़ा दिया है। लेकिन 35 हो या 38 हो, बहुत भरपूर शादियाँ होती हुई दिख रही है, और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ढेर सारे स्टॉक्स में, ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ में। आइए बढ़ते आगे। एक और स्टॉक है जो भरपूर एक्शन में है तेज़ी की तरफ, और इसमें बात करूँ उससे पहले बता दूँ बीएससी का जो सेंसेक्स है इंडेक्स वो 16 पॉइंट नीचे आया है। हाँ। हाँ, और वो नीचे आया है ठीक उससे पहले जब अरमान आए हैं हमारे पास बताने के लिए कि बीएससी में तेजी के बड़े ट्रिगर्स क्या है। अरमान बताइए इररेस्पेक्टिव ऑफ सेंसेक्स, बताइए बीएससी में क्या वजह है आज इतनी बड़ी तेजी होने की? सर जेफरीज की एक जबरदस्त रिपोर्ट आती हुई दिखी है यहाँ पर। जेफरीज ने एक तो इनिशिएट करा है बाय, और उसके साथ साथ 2700 का टारगेट देते हुए दिखे हैं, जो कि मौजूदा भाव से 24% ऊपर तो है ही सही, पर जो उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ें जो लिखी है वो काफ़ी आपको जो है मजबूत आपको यहाँ पर देगी। उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये कही है कि बढ़ते फाइनेंशियलाइजेशन के चलते यहाँ पर बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। उनका ये मानना है कि पिछले 6 महीनों में जो अगर आप देखें जो ऑलरेडी डेरिवेटिव टर्नओवर का इनका मार्केट शेयर देखें वो 1% से बढ़कर 14% हो चुका है। आने वाली 4 तिमाहियों में ये जो मार्केट शेयर है वो बढ़कर 20% के आसपास हो जाएगा। अब इसका अंदाज़ा इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि कंपनी जो आप जेफरीज जो नोट दे रहे हैं उसमें वो बोल रहे हैं कि कंपनी की जो FY24 में मुनाफा होगा वो FY23 की तुलना में लगभग 150% ज़्यादा होगा, और FY26 में जो मुनाफा होने वाला है वो FY24 की तुलना से भी लगभग 2 गुना होने का अनुमान है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव टर्नओवर है वो लगातार बढ़ रहा है, और उससे जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कंपनी की लगभग 35% के आसपास जो आए हैं FY26 में, वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप FY25 स्पेसिफिकली बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव टर्नओवर जो है उससे आ जाएगी।
और उन्होंने एक लाइन को वापस हाईलाइट भी किया है कि कंपनी जो है वो मल्टी ईयर एक्सपांशन पाथ पर है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है और सभी हिस्सों में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है उनको। तो मेन तो अभी बड़ा ट्रिगर तो एफएनओ का है। बिल्कुल। डेरिवेटिव्स कितना 14% मार्केट शेयर हो गया। यस सर, 1% से बढ़कर 6 जय किधर है? जय भी है क्या? जय का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। कौन कौन सा बैंक एक्स, मिड कैप इंडेक्स और कौन कौन सा सेंसेक्स। जय तो हर हफ्ते कोई ऐसा हफ्ता गया नहीं हो जब इनमें रिकमेंडेशन है। जय वॉल्यूम बढ़ रहा है इनमें। बिल्कुल अनिल जी काफी बढ़िया ट्रैक्शन देखने मिला है जी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन पे खास कर मैं कहूंगा कि इसमें 100 लाख प्लस का करोड़ का वॉल्यूम देखने मिला। और अगर बीएसई बैंकेक्स में भी देखें जी तो 17 लाख करोड़ के ऊपर का टर्नओवर यहाँ पे भी अभी देखने मिला है। तो ये रिसेंटली अनिल जी 16 अक्टूबर से अनिल जी अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन बिल्डअप हुआ है। बीएसई बैंकेक्स सेंसेक्स में तो अनिल जी मई से जो धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, मई महीने से लेकर अभी तक अगर अनिल जी देखें हम तो एनएससी के लगभग अगर देखें तो 1/3 वॉल्यूम्स अनिल जी या उससे बेहतर वॉल्यूम्स ऑलरेडी देखने मिल चुके हैं। और आई एम एंटिसिपेटिंग के फर्दर यहाँ पे और आपको वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने मिलेंगे बिकॉज अच्छा वोलेटिलिटी इनके ऑप्शन पे भी देखने मिल रही है। तो जो अरमान ने कहा है मैं बिल्कुल सहमत हूँ और भी यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए देखने मिलेंगे बीएससी ऑप्शन है तो बीएससी एफएनओ। ओके, तो ये है आपके लिए बीएससी पर राय। ओहो 7% ऊपर। नेहा जी हमारे आज तो सारे टारगेट सारे टारगेट्स मीट हो बिल्कुल रहे हैं। तो गजब का एक्शन में आ रहा है। चलेगा 25 का आपका फाइनल फाइनल टारगेट 2325 ऑलमोस्ट डन। या इट्स नियरली डन। वेरी नाइस। और एचबीसीएल भी 334 का तीसरा टारगेट डन। ऑल 3 टारगेट्स बीएससी एचपीसीएल और बीएससी दोनों में आज के सारे टारगेट हासिल होते हुए दिख रहे हैं। करेक्ट। होंगे क्यों नहीं, होने चाहिए। बढ़िया। आइए 10 की कमाई के लिए एक स्टॉक देने को तैयार है हिमांशु गुप्ता साहब। और गुप्ता साहब ने भी मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है गुजरात पिपाओ आज रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था। किसने दिया था? सुमित जी थे। सुमित जी। हाँ हिमांशु जी आपके भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, जरा उस पर अपडेट भी दें और साथ ही बताएं आपकी 10 की कमाई का शेयर। शुक्रिया अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, लास्ट वीक शायद थर्सडे के दिन सुबह 10 की कमाई के तौर पर मैंने गुजरात पीपावर्ड में खरीदारी की राय दी थी। और शुक्रिया सुमित जी का। मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छा मूव बनेगा, अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अनिल जी आज के लिए दो मेरे पास 10 की कमाई के स्टॉक्स हैं। पहला है अदानी पावर, जिसमें की एक जबरदस्त ब्रेकआउट है अनिल जी। इकलौता अदानी ग्रुप का स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पर वापस पहुंच चुका है। तो इसका मतलब अपने आप इस स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। चार्ट फॉर्मेशन काफी अच्छा है, एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। इन लेवल्स पर भी स्टॉक को खरीदारी की जा सकती है। 428 430 रुपए के आसपास है। कोई छोटा मोटा डिप अगर मिलता है 415 420 के जोन में, वहां पर पोजीशन को ऐड करें। 410 रुपए के नीचे शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 460 475 रुपए तक का मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो अदानी पावर पहला स्टॉक है अनिल जी आज 10 की कमाई के तौर पर। और दूसरा स्टॉक थोड़ी देर में दूंगा। आप 2 दे रहे हो तो आप 10 की कमाई में 10 से 11 तक होना आप मेरे साथ में। हिमांशु जी जा तो नहीं रहे? एनी मीटिंग्स? नहीं अनिल जी, बिल्कुल। एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दिस शो? कुणाल जी राकेश जी की कंपनी वागले साहब का सानिध्य। ओह वंडरफुल, सो नाइस। तो आप बने रहे, डटे रहे। थोड़ी देर में हम फिर से हिमांशु जी के पास पहुंचेंगे। एक और बेहतरीन पिक आने को तैयार है। अदानी पावर तो 460 और 475 के टारगेट के लिए हिमांशु जी ने दे ही दिया है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी एक्शन भरपूर है। थोड़ी देर में कुणाल जी राकेश जी भी वार्म अप कर रहे हैं अपनी 10 की कमाई के शेयर के लिए। तब तक आइए पोजिशनल पिक्स का है वक्त और हेमांग सर को उनो मिंडा के बाद क्या है पसंद जानना जरूरी है। बताएं सर। अनिल जी दूसरा जो स्टॉक है वो भी ऑटो सेक्टर से ही है, पर ये अलग थीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और उसमें जेबीएम ऑटो मैंने चुना है। टारगेट प्राइस रहेगा 1430 का। ये कंपनी ने बहुत ही राइट टाइम पे इलेक्ट्रिक बसेस के इंफ्रा में इन्वेस्ट किया है और अगले 1 साल के अंदर लगभग 5000 इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय करने जा रहा है। और जो टेंडर की जो पोजीशंस है वो भी उनकी काफी मजबूत है। और उसके अलावा ऑटो कंपोनेंट के भी बिजनेस में एक अच्छा अपटिक देख रहे हैं। जेबीएम ऑटो रहेगी मेरी पोजिशनल पिक। टारगेट प्राइस रहेगा 1430, लगभग 12% का पोटेंशियल अपसाइड। ओके चलिए, तो ये राय बनती हुई जेबीएम ऑटो में पोजिशनल पिक आई है हिमांग जानी सर की तरफ से। 3 से 6 महीने 1430 तक का टारगेट बन रहा है। मेहुल सर के पास चलते हैं। मेहुल लेनी है। हाँ,
तो मेहुल जी से भी उनकी पोजिशनल पिक जान लेते हैं। मेहुल जी बताइए। नेहा जी, आज की जो पोजीशन पिक है, मेरा जो स्टॉक है वो भी ऑटो एंसिलरी से ही है। वो है सुब्रोज लिमिटेड। सुब्रोज लिमिटेड को बाय करना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 400 रुपए का और अपसाइड टारगेट रहेगा 490 का। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है, वो भी वॉल्यूम्स के साथ 200 दिन के मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर आया है। यहाँ पर एक अच्छी तेजी के संकेत मिल रहे हैं, बिकॉज मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी जो है वो सारे बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। तो यहाँ पर पोजिशनल पिक के तौर पर सुब्रोज लिमिटेड बाय कीजिए। 490 का टारगेट, 400 का स्टॉप लॉस। तो खरीदारी करने की राय 430 रुपए के आसपास आपको खरीदना है। सुब्रोस 400 का स्टॉप लॉस, 490 का राय। मेहुल जी एक चीज बताइए, हर एसपीएल में एक न एक तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक आप देते हैं, ऑटो एंसिलरी पक्का ही? अनिल जी देखना पड़ेगा। मैंने अरे मैं दिखाता हूँ, नहीं पिछली बार दिया था आपने रिको ऑटो लॉन्ग टर्म, और उसके पीछे का देखना बताऊं? बताइए। रिको ऑटो, यस। तो वो और पीछे का बोलो तो रिकॉर्ड निकलवा सकता हूँ मैं, कोशिश करके बंसल जी को पूछ के, या जैन साहब को याद होंगे। लेकिन अच्छा फिर भी आप हेमांग सर से तो पीछे हैं। हेमांग सर के तो आज दोनों ही उनो मिंडा और जेबीएम दोनों ऑटो स्पेस है। हेमांग सर ये स्पेस बड़ी मजबूत दिख रही है। बिल्कुल अनिल जी, बात ये हुई है कि एक तो जो फोर व्हीलर्स के लोगों का पॉजिटिव व्यू था वो तो था ही, और टू व्हीलर ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। पिछले 2-3 महीने में देखें तो बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स और टीवीएस, ये तीनों ने अच्छा रिकवरी दिया है। तो उसके जो ऑटो कंपोनेंट्स सप्लायर्स है उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और एक बात अनिल जी मैं बताना चाहूंगा, आप शादियों की बात कर रहे थे कि 3.5 मिलियन वेडिंग्स वगैरह है, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि सबसे ज्यादा शादी तो दिल्ली में ही है, लगभग 4 लाख शादियां हैं। अच्छा, ओहो, दिल्ली में बैचलर्स ज्यादा है क्यों कुणाल जी? इतनी ज्यादा क्यों वहां पर? अनिल जी देखिए, शादियां भी बहुत है अनिल जी। इस बार लोगों ने इनवाइट भी बहुत सारे लोगों ने किया है अनिल जी। कुछ दिन तो ऐसे हैं जहां 4-4 जगह एक साथ न्योता आया हुआ है। अच्छा। अब समस्या अनिल जी, बड़ा धर्म संकट ये है कि किसके जाएं किसके ना जाएं, किसके यहाँ क्या लेकर के जाएं। तो अनिल जी बड़ा ये मुश्किल काम है। इसके लिए भी पूरा एक अनिल जी मैनेजमेंट प्रोसेस है। उसका सिंपल सॉल्यूशन है, जो शादी जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं आजकल तो सब इवेंट टीम होती है, उनको बोलो साथ में मेन्यू कार्ड भेज दिया करें, आपके यहाँ क्या क्या बन रहा है, चारों का मेन्यू कार्ड डिसाइड कर देख लो, जिसके यहाँ सबसे बढ़िया दिख रहा हो। अच्छा आपका केटरर्स कौन सा है, जो केटरर्स आपको लगता है सबसे बढ़िया वाला हो, ज़्यादा आपकी पहचान वाला हो तो पर प्लेट पूछ लो कि आप कितना दे रहे हो, उस हिसाब से डिसाइड कर लो। भाई अगर लक्ष्य जीवन में खाने का ही है तब तो ये तरीका बढ़िया हो सकता है। 4 लाख शादियां, ये आंकड़े जो बता रहे हैं बंसल जी, हेमांग सर, कि सबसे ज्यादा 4 लाख शादियां दिल्ली में, ये सही है आंकड़े? नहीं अनिल जी, हेमांग सर बोल रहे हैं तो अनिल जी आंकड़ा एकदम सही होगा, रिसर्च करी होगी, शादी तो है ही। और अनिल जी आज भी एक शादी में मैं और कुणाल जी साथ में मिलेंगे अनिल जी, तस्वीरें भी खिंचवाएंगे। और अनिल जी एक मेरा छोटा सा ऑब्जेक्शन है मेहुल जी पे। उन्होंने बोला जब 35 लाख शादियों का आपने पूछा तो उन्होंने बोला कि आप ही के लोगों ने अनिल जी, हम तो इनको अपना मानते हैं अनिल जी, मतलब कि, और ये हमको पराया मान रहे हैं, आप ही के लोगों ने बोला है। तो अपना समझ के मेहुल जी ऑब्जेक्शन है, आप दोबारा मिलेंगे और पार्टी होगी तो पार्टी का भी लाभ आप ही देंगे, यही पेनल्टी होती है दोस्ती में। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जी 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 मेहुल जी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते तो मौका दिया जाएगा आपको। अनिल जी 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 सर बोलिए। मैंने ये कहा था कि आप ही लोगों ने डिस्कस किया था, आपके ही लोगों ने डिस्कस किया, ऐसा नहीं कहा था। कुछ था उस दिन। बंसल जी भोले भाले आदमी पे अटैक कर रहे हैं बिना मतलब आप। चलिए तो ये है राय। अनिल जी भोलों पर ही अटैक करते हैं अनिल जी। हाँ ये बात सही है। आज तक आशु जी को कुछ कहते हुए सुना नहीं मैंने आज तक इनको। ओके आइए बढ़ते आगे और बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। जय बताइए। बिल्कुल अनिल जी, टाटा मोटर्स फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। ये 686 पर अनिल जी अभी ट्रेड कर रहा है और एक बढ़िया साइडवेज कंसोलिडेशन में से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला है। मुझे तो लग रहा है कि टाटा मोटर्स में डाउन साइड 677 का एक स्टॉप लॉस लगा है। 686 87 के आसपास खरीदे तो
जी 10 रुपए के आसपास के डाउन साइड रिस्क है, बट अपसाइड पोटेंशियल जो है बिकॉज एक रेंज ब्रेकआउट है एनर्जी 685 से लेकर 665-70 तक की जो रेंज ऊपर में लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 700 तक के पहले टारगेट इसके निकल कर आ रहे हैं। तो 700 would be the first target, 712 would be the second target, 700 712 ये दो टारगेट्स के लिए 677 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स फ्यूचर्स। ओके, ऑटो स्पेस खासा बजिंग, टाटा मोटर्स पर जय का जैकपॉट आता हुआ, इस पर भी रखिएगा नजर। लेकिन वक्त हुआ है 10 की कमाई में एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार डॉक्टर लाल पाथ के टॉप मैनेजमेंट से होगी बातचीत थोड़ी देर में। स्वागत है आप सबका न्यूज पर व्यूज में। आज हम देश की दिग्गज पैथलैब कंपनी से आपकी करवा रहे हैं मुलाकात, डॉक्टर लाल पैथलैब्स। वैसे तो परिचय की जरूरत है नहीं, डॉक्टर लाल पैथलैब को आप अच्छे से जानते पहचानते हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज सेक्टर में देश की दिग्गज कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड्स में से एक है और 277 से ज़्यादा इनके पास क्लिनिकल लैब है। जो मेरे पास मार्च 2023 के आंकड़े उसके मुताबिक बता रहा हूँ, 5100 से ज़्यादा पेशेंट सर्विस सेंटर और 11000 पिकअप पॉइंट्स हैं, जो नेचुरली अब तक तो बढ़ ही गए होंगे। और इसके अलावा 481 टेस्ट पैनल हैं और अलग अलग तरह के 2800 से ज़्यादा टेस्ट करती है कंपनी। और लगभग हर एक जगह आपको इनके लैब्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ओम मनचंदा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और सर ने क्या पढ़ाई की है, वाह गजब। IIM अहमदाबाद से आपने डिग्री ली हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी मनचंदा साहब पढ़ कर आए हुए हैं। और 1990 में सर ने HUL के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और 2003 में रेनबैक्सी के साथ भी काम किया है। 2005 से डॉक्टर लाल पैथलैब्स के साथ हैं सर, और इस मुकाम तक कंपनी को पहचानने में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सबसे पहले तो समय देने के लिए। सर ये डॉक्टर वाली डिग्री जो आपकी है, ये कौन सी वाली सर, वो पढ़ाई करके वाली डॉक्टर वाली या वो डॉक्टरेट वाली एक्चुअल, मतलब जो मेडिकल वाले डॉक्टर? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। जी सर। मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, वेटनरी डॉक्टर। ओके, ओह अच्छा। सन 86 में मैंने किया था वो। वाह क्या बात है सर, डॉक्टरेट भी कर लिया आपने, IIM में जाके, अहमदाबाद जाके मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, हार्वर्ड भी। तो सर ये अलग अलग डिग्रियां कैसे एक साथ ले ली फिर? बस ऐसा ही है सफर जिंदगी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, नाइस। बताएं सर, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि इस वक्त सारे हम देख रहे हैं कि आपके जो स्पेस है वो बड़ी बजिंग है, स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, मार्केट का बड़ा इंटरेस्ट भी है पूरी स्पेस में। ये बताएं सर कि इस वक्त किस तरह का आपका सीजन चल रहा है, जो है वो फुटफॉल्स किस तरह के हैं, वॉल्यूम्स किस तरह के हैं, जरा एक बार इस वक्त का अंदाजा दें। सबसे पहले धन्यवाद, मैं आपके चैनल पर आया जी। अगर आप देखो तो हमारे पूरे 12 महीने का जो साल होता है उसमें एक थोड़ा सा साइकिल चलता है। मैं उसमें थोड़ा 1 सेकंड टाइम लूंगा। जो सबसे ज्यादा पीक टेस्टिंग होती है वो होती है बरसात के महीने में, जब अगस्त सितंबर अक्टूबर, और जैसे जैसे हम सर्दियों में जाते हैं नवंबर के बाद थोड़ा थोड़ा जो है ये गिरना शुरू हो जाता है। तो फार्मा में, हेल्थ केयर में जो विंटर सीजन है उसको हेल्दी सीजन माना जाता है। तो अभी जो रुझान है इस तरफ सेल्स का, वो जो Q3 है वो थोड़ा सबसे कम होता है और Q2 है वो सबसे ज्यादा होता है, और Q4 और Q1 जो है ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इस तरह से हमारा ये ट्रेंड चलता है वॉल्यूम का। बढ़िया, अच्छी इंसाइट आपने दी सर। अब मैं इंडस्ट्री की थोड़ी प्राइसिंग पे आना चाहता हूँ। जो अभी हम देख रहे थे शुरू में ना, पहले बीच में बड़ा टेंशन हुआ लोगों को कि ये ऑनलाइन वाले आ रहे हैं और बोलेंगे इतने सस्ते में टेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, सबको लगा होगा क्या। अब इनको भी समझ में आ गया कि इतना आसान काम है नहीं, सब प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये समझाएं सर कि क्या कंपटीशन कम हो रहा है, पहली चीज़, और दूसरा क्या आपके पास भी प्राइसिंग पावर आ रहा है, आप भी बढ़ाने की सोच रहे हैं हम या बढ़ा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली इसकी वजह ये है कि इस बिजनेस में अगर आप थोड़ा सा P&L ध्यान से देखें तो जो फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा है और ग्रॉस मार्जिन थोड़े ज्यादा होते हैं। तो कई बार एक टेम्पटेशन होती है कि आप प्राइस कम कर दो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन क्या है कि ये जो बिजनेस है ना, ये वांट नहीं है, ये जरूरत है। जरूरत होगी तभी बिजनेस आएगा। अगर एडवर्टाइजिंग करते रहेंगे, ये तो नहीं कि आप अगले दिन सैंपल देने शुरू चले जाएंगे।
तो जो वॉल्यूम है वो सडन पिकअप नहीं होता है। तो इसीलिए जो है कि कई कंपनीज ये अग्रेसिव प्राइसिंग को लेके चलती है, तो वो इतना कामयाब नहीं होता है। और दूसरा, ये जो बिजनेस है इसमें जो डायग्नोस्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप किसी को भी बीमारी हो तो वो डायग्नोस्टिक में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि टोटल जो हेल्थ केयर स्पेंड है उसका सिर्फ 5 या 7% ही डायग्नोस्टिक पे होता है। और उसी स्टेप पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आपका फिर आगे या तो डायग्नोसिस गलत होगा, या डिलेड होगा, या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कस्टमर जो है थोड़ा सा प्राइस के चक्कर में इधर उधर जाता है। वो सिर्फ उसी लैब से कराएगा जिस पर उसको विश्वास है क्वालिटी का। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है हमारे बिजनेस में, मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा नहीं है। तो सर ऐसे और जी 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 सर, बात पूरी करें। जी जी। हाँ, तो और दूसरा क्या है कि जो वॉल्यूम है वो इतना पिकअप नहीं होता है, स्टेडी स्टेट होता है। आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिए, उसी हिसाब से चलता है। तो प्राइस जो है मेरे को लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा, अगर आप 10 से 15 साल का सफर देखें इस इंडस्ट्री का, तो इफेक्टिव प्राइस इंक्रीज जो है वो इन्फ्लेशन से कम ही है। इनफैक्ट बाकी जगह हो सकता है इन्फ्लेशन हो, लेकिन डायग्नोस्टिक में इन्फ्लेशन से कम ही प्राइस इंक्रीज रहा है हर साल। मैं आपको ये डेटा से प्रूव करके दिखा सकता हूँ। ओके, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वॉल्यूम से आपका काम हो जाता है। दूसरा ये कि अगर प्राइसेस कम भी करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि लोग ज़बरदस्ती आके करें। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में सर, चूंकि कंपटीशन तो इंडस्ट्री में बहुत है और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, आपका तो खैर टॉप में आता ही है उसमें नाम, तो फिर आपको ऐड करने की, ज़्यादा ऐड पर खर्चा करने की ज़रूरत है, या आपकी पॉलिसी क्या है इसको लेकर? नहीं, वो हमारी जो कम्युनिकेशन होता है, वो हमारा सर्विस को लेकर होता है। क्योंकि आजकल क्या है, जो कस्टमर्स है वो चाहता है मेरे घर से आके सैंपल कोई ले जाए, उसकी बुकिंग आसान हो जाए, उसको रिपोर्ट जो है ऑनलाइन मिल जाए, उसको ऐप पर रिपोर्ट मिल जाए। तो हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है किसी कस्टमर के साथ, वो सर्विस को लेकर होता है। या थोड़ा बहुत अभी जो है, क्योंकि आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे ज्यादा फोकस है कस्टमर्स का, तो वो भी हम कभी कभी उसको भी कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन टेस्ट को लेके हमारा इतना कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये बात अच्छी बताई कि हाँ, अगर जो सर्विसेज है वो तो आपको बतानी पड़ेगी। अब सर एक चीज़ और है कि मार्जिन्स आपके, मैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट देख रहा था, 30% के आसपास पहुंच गया। अच्छा इंप्रूवमेंट मार्जिन्स में दिखा है। ये बताएं सर कि बचे हुए 6 महीने के लिए किस तरह का अंदाज है, कितने मार्जिन्स आप बना पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे? तो मैं आपका वो जो पहला सवाल आपने मेरे से पूछा कि जो वॉल्यूम का ट्रेंड क्या है, जो Q2 होता है हमारा, जुलाई अगस्त सितंबर जो क्वार्टर है, उसमें सबसे ज्यादा पीक आती है। और जैसे ही, क्योंकि बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत है और ज्यादा रेवेन्यू होगा, तो सडनली मार्जिन में जंप आता है। जो पिछले क्वार्टर का मार्जिन है वो हमारे पूरे साल का रिप्रेजेंटेटिव मार्जिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही मार्जिन जो है पूरे साल में आ गए, क्योंकि Q3 और Q4 जो है थोड़े कम रेवेन्यू के क्वार्टर्स होते हैं। जो हमारा रेंज रहा है पहले जो टाइम में, वो 26 से 26.5 इस रेंज के आसपास जो है मार्जिन होगा। और वो हमें उम्मीद है कि हम इसको सस्टेन कर पाएंगे इस साल भी। तो मार्जिन्स आपके मेंटेन होने की पूरी उम्मीद है। सर एक चीज़ और मैं देख रहा था, आई डोंट नो रीजन था, दिसंबर 2022 में प्रोमोटर स्टेक 55% थी, आधा % के आसपास थोड़ी सी कम हुई है साल भर में। कोई खास वजह है या इन जनरल ऐसा किस वजह से कम हुई है, कोई अगर आप एक इंसाइट दे पाए? मेरे को तो खैर उसका नहीं है, बाकी कभी कभी पर्सनल नीड्स होती है, उसके लिए आप अच्छा उस हिसाब, कोई वैसे ज़्यादा बेची भी नहीं है, आधा % के आसपास कम हुई। अच्छा 780 करोड़ रुपए, ये मेरे पास जो डेटा है, इतना कैश आपके पास पड़ा है। आपकी मार्केट कैप को देखते हुए, बिजनेस को देखते हुए तो बड़ा अमाउंट है सर। अच्छे खासा कैश पे आप बैठे हैं, क्या करेंगे सर इसका? देखो, ये जो बिजनेस है इसमें कई बार क्या होता है कि नए मार्केट में जाना जो है बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ग्लोबल एक्सपीरियंस भी उठा के देखें तो काफी डायग्नोस्टिक कंपनी जो है, जो नए मार्केट में एक्विजिशन के थ्रू जाती है। हमने भी एक एक्विजिशन किया है साउथ वेस्ट में, सबर्बन डायग्नोस्टिक, आज से 2 साल पहले। तो हमारा जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कैश को यूटिलाइज करने का है कि हम कोई स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कर सकें। अब वो कॉन्स्टेंटली हमारा एफर्ट रहता है। अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली उस चीज पे ध्यान देते रहते हैं। दूसरा जो है, हम रेगुलर डिविडेंड भी देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। आपने देखा होगा हर साल हमारा एक डिविडेंड निकल के आता है। और तीसरा, आजकल देखा होगा आपने, टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट है, उस एरिया में भी हमारी काफी इन्वेस्टमेंट होती है। और चौथा जो है, हमारा ऑर्गेनिक ग्रोथ में हम लैब्स खोलते रहते हैं। नॉर्मली हमारी 15 से 20 लैब हर साल खुलती रहती है, तो उसमें भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे थोड़ा बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है कैश को यूटिलाइज करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात सर। आखिरी सवाल एक जो आपसे पूछना चाहता हूँ
ये आजकल बड़ा सुर्खियों में चल रहा है कि चाइना में फिर से नया वो कुछ न्यूमोनिया वाला माहौल बना हुआ है और बहुत पेशेंट हो, तो ये जनरली इस तरह की, जैसे कोविड के वक्त भी कई बार हमने आपसे समझा था, क्या आप लोग स्पेशल तैयारी करते हैं कि इस तरह के क्या टेस्ट हो सकते हैं, क्या उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले से तैयार किया जाता है, इस तरह की जो सिचुएशन में थी कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, जरा ये समझाइए सर। इसका तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, जो आपके पास है मीडिया वो मेरे पास भी है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि हम कभी सीजन के लिए क्या तैयारी करते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है जब बारिशों का टाइम होता है उसके इमीडिएटली बाद जो है डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो मच्छरों से फैलती हैं, वो बीमारियां इस टाइम सितंबर अक्टूबर में काफी आती हैं। तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं, बिकॉज हर साल वो एक पैटर्न है जो 1-2% सेल्स में जंप आता है। तो उसके लिए हम अपना जब कोई किट्स लेना हो या कोई मैन पावर इंक्रीज करनी हो, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। बट ओवरऑल जो है ये स्टेडी स्टेट बिजनेस है, इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। और जो कोविड का टाइम था वो तो एक बहुत ज्यादा एक्सेप्शन था, लेकिन जनरली हमने देखा है कि जो अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो 3 महीने है उस टाइम थोड़ा सा जंप आता है वेक्टर बॉर्न डिजीज में। मनचंदा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, और विस्तार से आपने पूरा डायरेक्शन बताया, डिटेल्स बताई, और बिजनेस आउटलुक भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर ओम मनचंदा, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर लाल पैथलैब के, बताते हुए कंपनी के प्लान्स के बारे में। मजबूत परफॉर्मेंस कंपनी के पिछले क्वार्टर में भी आई है, और जिस तरह का आउटलुक बताया है सर ने, लगता है एक्शन आगे भी भरपूर रहने की पूरी संभावना। एक्शन और है, एक बार जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स का पैनल सामने लाया जाए। तब तक एक काम करिए, पैनल आए उससे पहले एक बार कुणाल जी, राकेश जी से मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार जरा 10 की कमाई का शेयर जान लेते हैं। आर यू रेडी सर? यस सर। बंसल जी तैयार हैं यार? थोड़ी देर, इफ यू नीड सम टाइम, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। नहीं अनिल जी, मैं रेडी हूँ, और मैं कुणाल जी को भी देख पा रहा हूँ, सीट पर हैं, घूम नहीं रहे हैं, तो वो भी रेडी हैं अनिल जी। ओके, तो शुरुआत करें। बंसल जी बताएं सर, 10 की कमाई का शेयर। बंसल जी आज शुरुआत आपको करनी है। कुणाल जी ने कहा कि मैं ओवर टू यू बंसल जी। नहीं अनिल जी, अनिल जी ठीक है अनिल। अच्छा, मुझे लगा पहले आप में लगे आप जी। कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, बीच में आवाज चली गई थी, मैं सुन नहीं पाया। हाँ। लेकिन अनिल जी, मेरी और राकेश जी की 10 की कमाई का जो स्टॉक है वो है सुप्रिया लाइफ साइंसेज, जिसको काफी मंत्रणा के बाद हम लोगों ने चुना है। तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज पर हमारी खरीदारी की राय है। हमें लगता है कि स्टॉक में एक टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक अच्छा बेस बना, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। मध्यम से लंबी अवधि के लिए स्टॉक को गिरावट में एक्यूमुलेट करें और इसको थोड़ा समय दें, तो हमें लगता है कि इसमें एक अच्छा अपमूव बनने की संभावना दिखती है। गिरावट में सुप्रिया लाइफ साइंसेज खरीदना है। ओवर टू श्रीमान राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। दिसंबर 2021 में अनिल जी आईपीओ आया था 265 से 274 के प्राइस बैंड में, और उसके बाद ऊपर लिस्टिंग के बाद स्टॉक नीचे चल रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, जीरो प्लेजिंग है। डेट के नाम पे देखें तो 5.77 करोड़ का डेट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और खास बात क्या है कि म्यूचुअल फंड जो होल्ड करते हैं, नैम इंडिया होल्ड कर रहा है 1.71, और टोटल म्यूचुअल फंड होल्डिंग 1.74 की है। उससे ज्यादा होल्डिंग मधुसूदन केला जी की यहाँ पर आती है 1.99 की। टेक्निकली बॉटम इज इन प्लेस। शुक्रवार के सेशन में एक रिवर्सल देखने को मिला है, तो 388 के टारगेट के लिए 2 से 3 महीने का नजरिया बना के सुप्रिया लाइफ साइंसेज में निवेश की राय है। ओके, सुप्रिया लाइफ साइंसेज, ये है आपके लिए स्टॉक खरीदारी करने की राय। कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिखी। एक मेरा मासूम सा सवाल आया है सबके लिए, जरा मैं सारे एक्सपर्ट्स के लिए सवाल है, स्पेशली उन सारे लोगों के लिए जो हवाई यात्रा करते हैं। आप में कितने लोग हैं जो वो एरोप्लेन में अंदर फ्लाइट के दौरान कुछ वो खरीद के खाते हैं? ऐसा मतलब लेना पड़ता है ना, सैंडविच 150-200 रुपये का, चाय 150-200 रुपये की, 300 रुपये का। ओके, माय गॉड। खाली एक हेमांग सर और बंसल जी नहीं खरीदते, सुमित जी ने भी हाथ करेगा, सुमित जी खरीद कर। हेमांग सर का तो समझ में आता है कि उनका अपने भावनाओं पर नियंत्रण पूरा है। बंसल जी आप कुछ नहीं खरीदते, क्यों?
अनिल जी आई कैरी माई ओन आलू का पराठा अनिल जी, और ये कुणाल जी भी दीदी बंसल जी, अनिल जी कुणाल जी भी गलत हाथ उठा रहे हैं अनिल जी। मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, आज तक कुछ खरीदते हुए नहीं देखा इनको। चाय खरीदते हैं उसके बाद रोते हैं बहुत गंदी चाय थी अनिल जी। आज तक ये भी कुछ नहीं खरीदते अनिल जी, इंप्रेशन मार रहे हैं अनिल जी। आपके साथ है, आप आलू का पराठा लेके जाएंगे तो क्यों खरीदेगी फिर? वो तो चाय का भी कुणाल जी का तो फॉर्मूला क्लियर है। मैंने एक बार पूछा भी था, मैंने कहा इतनी चाय आप पीते हो, चाय पीना हानिकारक है लाभदायक है, तो उनको बोला फंडा क्लियर है लाइफ में। बोला दूसरा पिलाए तो लाभदायक, खुद पीनी पड़े तो हानिकारक है। वैसा है। तो जी कुणाल जी बताए, आप कुछ कह रहे थे। अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी चाय पीते हैं, और अनिल जी बंसल जी जो कह रहे हैं कि अनिल जी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जो साथ में बैठा व्यक्ति होता है बंसल जी के, अनिल जी वही पे करता है, तो इसीलिए खुद खरीद के खाना नहीं पड़ता है, तो इसीलिए हाथ नहीं खड़ा करता। अच्छा, मतलब सेवन तो करते हैं और वो अलग बात है पे कौन करे। तो देखिए सारे लोग, अच्छा आप सब लोगों को पता है कि आप मतलब जिन एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, जहाँ पेमेंट कर रहे हैं, उनको कितनी कमाई हो रही है आपके सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक्स या चाय सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो भी आप खरीदते हैं? एनी आइडिया? नो आइडिया। सोचिए इनको जो कमाई हो रही है इन एयरलाइंस को, आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ज़्यादा ये इसमें कमा रहे हैं। अच्छे खासे रेस्टोरेंट, अच्छे खासे होटल चेन जो नहीं कमाता है, वो खाली किराया छोड़ दीजिए फ्लाइट का, उससे कमा रहे हैं। तो डिटेल्स पहले मैं बताता हूँ, फिर इस पर विस्तार से करेंगे बातचीत। कुशल हमारे साथ तैयार है, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, और फूड एंड बेवरेज की बात चली है तो उसमें बारबेक्यू नेशन को भी हम नहीं भूल सकते हैं, और बारबेक्यू नेशन का जो टोटल रेवेन्यू है उसको भी FY23 में इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन ने बीट कर दिया है। अच्छा, 760 करोड़ रुपए की इनकी FY22 की रेवेन्यू थी, 766 करोड़ इंडिगो का फूड एंड बेवरेजेस से FY23 में कलेक्शन। अच्छा, मतलब किराया छोड़ दिए, खाने पीने के सामान इंडिगो ने नेशन से ज्यादा बेच दी, बारबेक्यू नेशन से ज्यादा बेच दी। गजब गजब। और बताइए क्या क्या डिटेल्स है? तो एक तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया है। अब उसमें बारबेक्यू नेशन के जो FY22 आए हैं उससे इन्होंने तो ऑफ कोर्स आय में बीट किया है, बट साथ साथ आप मुनाफे पर पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो डोमिनोज पिज़्ज़ा जो जुबिलेंट फूडवर्क्स लिस्टेड है उसकी भी स्टैंड अलोन मुनाफा में देख रहा था तो 356 करोड़ का FY23 में उन्होंने ये मुनाफा किया है, और इनका मुनाफा फूड एंड बेवरेजेस से 532 करोड़ रुपए का आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ग्रॉस मार्जिन पर इंटरग्लोब एविएशन फूड एंड बेवरेजेस को लेकर ऑपरेट करता है। ऐसा अनुमान है कि करीबन 70% का इनका ग्रॉस मार्जिन रहता है, एंड औसतन आप देखिए तो जो ऑर्डर वैल्यू है करीबन 250 रुपये प्रति यात्री होती है जो भी ऑर्डर करते हैं, और रोजाना लगभग 1800 फ्लाइट्स चलती हैं, उसमें से अनुमानित 46 यात्री है, क्योंकि पर फ्लाइट में आप देखिए तो करीबन 150-160 पैसेंजर्स होते हैं, तो उसमें से 46-48 पैसेंजर्स इन फ्लाइट यहाँ पर ऑर्डरिंग करते हैं फूड एंड बेवरेजेस की, और उसके बेसिस पर यहाँ पर प्रतिदिन करीबन 2 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से। जो 50% लोग ऑर्डर करते हैं, 33%। हाँ, मतलब 150 पैसेंजर है तो 45 ऑर्डर साइजेस 250 रुपए। ओके, 2 करोड़ का तो रोज का सेल खाली 2 करोड़ का सिर्फ रोज का सेल्स है, और इसी वजह से और मार्जिन 70% के आसपास। होटल का भी 70% मार्जिन है, रेस्टोरेंट का नहीं है, सोच नहीं सकते। ओहो, अरे वाह। सोचो अगर थोड़ी और सस्ती कर दे सैंडविचेस वगैरह, और थोड़ी सी कई बार वो सैंडविचेस खाने से कोल्ड हो जाए, जुकाम हो जाती है, ठंडी बहुत होती है तो अगर थोड़ी उसको मतलब क्वालिटी सुधार दे तो फिर सोचो बंसल जैसे लोग पराठे ले जाना, आलू के पराठे ले जाना बंद कर दें। मतलब कहाँ कितना मतलब स्कोप है, गजब का स्कोप है। हेमांग सर, कोई विशेष टिप्पणी आपकी इंडिगो की इस भारी भरकम कमाई पर खाने पीने की चीजों से? कुल अनिल जी, आई थिंक लास्ट ईयर 7 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी, और टोटल जो एयरलाइंस के अंदर बिक्री होती है उसमें से इंडिगो की जो शेयर है वो काफी बड़ी है। और जैसा कहा कि प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होती है, ये सर्विस देने के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट इंडिगो इनकर नहीं करता है, जो एग्जिस्टिंग उनके ग्रुप मेंबर्स होते हैं वही करते हैं। तो बहुत बड़ा ये एस्पेक्ट है, और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी, आई एम श्योर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट। वंडरफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट आई है यहाँ पर इंडिगो के लिए। बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। अनिल जी, वो एक बार आपने ESM वाला एक शो करा था स्पेशल वाला, उसमें डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी को बुलाया था आपने एज अ गेस्ट। तो अनिल जी वो काफी परेशान है इन्हीं चीजों से इंडिगो की, और वो कंटिन्यूसली इंडिगो को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, वो वॉशरूम का भी रेस्टरूम में जाने का भी चार्ज लगा दें तो ये मुनाफा और बढ़ जाएगा। अनिल जी ये खतरनाक आइडिया मत दीजिए। जी कुणाल जी।
अनिल जी साथ ही में आजकल अनिल जी काफी सारी चीजें भी बेचने लगे हैं ये लोग, और उसके लिए भी एक कार्ट आती है और बाकायदा अनाउंसमेंट होती है कि जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो अनिल जी उसकी सेल्स में भी क्या रेवेन्यू आ रहा है अनिल जी, वो भी अगर रिसर्च करके बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में उसके नीचे ग्राउंड पे आने के बाद आपको डिलीवरी मिलती है, वहाँ पे आप खरीदारी करो, कुछ बेल्ट और वॉलेट और मर्चेंडाइज सारे मिलते हैं। चलिए बढ़िया है, इस पर भी होगी और रिसर्च। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे, एक और न्यूज़ पर व्यूज़ का वक्त है। मुलाकात करते हैं EMS लिमिटेड से। EMS लिमिटेड 1988 में हुई थी। इस कंपनी की शुरुआत वाटर और वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करने का करती है कंपनी कारोबार। आइए मुलाकात करवाता हूं मैं कंपनी के चेयरमैन, हमारे साथ जुड़ रहे रामवीर सिंह साहब, जो फाउंडर भी हैं, प्रोमोटर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री सर के पास है और 35 सालों से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है सर का। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, 21 सितंबर को लिस्टिंग हुई थी और 211 इशू प्राइस से स्टॉक ऑलरेडी वहाँ से डबल हो चुका है अपनी इशू प्राइस से। तो ज़बरदस्त एक्शन लिस्टिंग के बाद से लगातार रहा है। इस स्पेस में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। तो एक बार जरा सर से मुलाकात करते हैं। रामवीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं सर, इस वक्त की ऑर्डर बुक क्या है, कितनी है, और आपकी लिस्टिंग के बाद से कितने ऑर्डर और कंपनी ने जोड़े हैं, जरा वो समझाएं, और कब तक इन ऑर्डर्स को आप पूरा करने का इरादा रखते हैं? सर वो ऑर्डर बुक तो 2000 करोड़ के लगभग ही है अभी। अभी पाइपलाइन में है कुछ टेंडर, तो वो दिसंबर जनवरी में फाइनल उनमें कुछ आने की उम्मीद है अभी तो। और ये 2000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है ये 2-2.5 साल में पूरी हो जाएगी, 2.5 साल में। ओके, अच्छा, जो और आप ऑर्डर्स जिनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें अगर आप L1 होंगे तो आपको ऑर्डर मिल ही जाएगा नेचुरली, कितने ऑर्डर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या साइज हो सकती है? कितने बड़े ऑर्डर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? वो 400-500 करोड़ के लगभग के जो साइज होते हैं उनके लिए अप्लाई। ओके, अच्छा, एक और चीज़ जो जब आपका IPO आया था तब भी मुलाकात हुई थी, तो आपने बताया भी कि यूपी, बिहार, ये वाली स्पेस ऐसी है, ये राज्य में आपका बड़ा दबदबा है, अच्छा कामकाज है वहाँ पे। बाहर भी एक्सपांशन का प्लान आपका चल रहा था, तो कहाँ तक और क्या बात पहुँची है सर, जरा वो समझाएं, अपडेट दें। वैसे जैसे झारखंड वगैरह में हमने टेंडर डाल रखे हैं हेम के, और इधर जो उत्तराखंड में भी टेंडर डाल रखे हैं, वो खुलने वाले हैं अभी, उनमें कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और गवर्नमेंट से तो आपके बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ ही रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर से किस तरह के संकेत आ रहे हैं? क्या वो भी अब कुछ ऑर्डर्स बढ़ा रहे हैं, वहां से भी आने की उम्मीद की जाए? ये सारा काम तो सरकार ही करती है, हमारा जो सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट के काम होते हैं। जी 99%। ओके, तो इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर ऐसे नहीं होते। ओके, प्राइवेट जी आपके 6 महीने के रिजल्ट तो हमारे पास आए हैं। पिछले क्वार्टर के भी रिजल्ट बहुत मजबूत रहे हैं, आपके हर एक पैरामीटर पे दमदार रहे हैं। थोड़े से मार्जिन छोड़ दें जो नीचे रहे, 27% के आसपास। बचे हुए 6 महीने के लिए क्या अंदाज है सर, किस तरह का आउटलुक है? बचे 6 महीने में लगभग 300 करोड़ के लगभग का आ जाएगा टर्नओवर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक बात है, 300 प्लस। हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर सिंह साहब, आपका समय दिया, आपने हमें बताया कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। बताएंगे हमें हेमांग सर अपनी पसंद का शॉर्ट टर्म स्टॉक, बताएं सर। सर शॉर्ट टर्म पिक मैंने टेक्नोलॉजी स्पेस से चुना है, लेटेंट व्यू, जो कि एक ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी है। और अनिल जी, अगर आप ग्लोबली देखें तो जो AI और एनालिटिक्स वो एक इमर्जिंग और काफी पोटेंशियल वाइज बड़े एरियाज हैं, और काफी कंपनीज ग्लोबली तो बहुत ही अच्छा कर रही है। तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली AI स्पेस में बहुत ही कम कंपनीज हैं, बट एनालिटिक्स में लेटेंट व्यू एक बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा था, क्वार्टरली नतीजे काफी पॉजिटिव थे, और जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है कंपनी का उसको कम करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कंपनी कर रही है, और हमें लगता है कि उसका फायदा कंपनी को मिलेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म पिक रहेगा। प्राइस टारगेट 525, पोटेंशियल अपसाइड लगभग 13%। ओके, लेटेंट व्यू है स्टॉक, हमारी भी पसंद का, और हमने भी इसको नवरत्न SIP स्टॉक में रिकमेंड किया। यहाँ पर खरीदारी करके चले, 525 के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए आते दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म पिक देंगे आपको मेहुल कोठारी साहब भी। उससे पहले एक बार जल्दी से 10 की कमाई, जय ठक्कर। जय, बताइए आपकी पसंद का 10 की कमाई का शेयर।
बिल्कुल अनिल जी, जो 10 की कमाई में मुझे पसंद है वो है कैश कॉर्प। जी क्वेस्ट कॉर्प एक रेंज में ट्रेड कर रहा है लगभग 480 रुपीज से लेकर 510 की रेंज में, और एक रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें आया था जी। पहले भी एक बार मैंने रेकमेंड किया था जब ये स्टॉक लगभग 430 440 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब ये 498 99 के आसपास जी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदे। एक फॉलिंग चैनल का अच्छा ब्रेकआउट आया है जी इसमें, जो कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है। आई थिंक उसमें से ऊपर की तरफ फिर से एक ब्रेकआउट देखने मिलना चाहिए, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन मुझे लग रहा है। 560 के टारगेट्स जी बन रहे हैं यहाँ पे, एंड स्टॉप लॉस बनेगा 475 का। कि क्वेस्ट कॉर्पोरेशन खरीदें, ये राय आपके लिए जय की तरफ से। आइए शॉर्ट टर्म पिक देंगे हमें मेहुल कोठारी साहब। बताएं मेहुल जी। अनिल जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है एवलॉन टेक्नोलॉजीज। हमें ये काउंटर वैसे तो लॉन्ग टर्म में भी पसंद है, बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। 470 का स्टॉप लॉस है, 560 का टारगेट रहेगा। 500 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें अच्छा लग रहा है। हमारा इनफैक्ट दिवाली पिक है, तो एक डिस्क्लेमर है ये। अच्छा करेक्शन आया है और यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काउंटर बहुत अच्छा है। रिवर्सल कंफर्मेशन आया, स्टॉप लॉस काफी छोटा है, तो 470 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए एवलॉन। 560 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए राय। और आइए जाने से पहले दो बिगुल आपके लिए और है, मीना बिगुल के दो कॉल्स। पहले है हिमांशु जी और फिर सुमित जी। हिमांशु जी बताएं सर, विदाउट बिगुल आपकी कॉल। मैन हिमांशु। अनिल जी, खरीदारी करनी है अशोक लेलैंड में। सुबह मेरी पिक ऑफ द वीक थी अनिल जी टाटा मोटर्स, जो कि एक ब्रेकआउट दे चुका है। अब अशोक लेलैंड में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि ये भी 185 187 रुपए तक के लिए एक अपमूव के लिए तैयार है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे 178 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 185 187 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, अशोक लेलैंड 185 188 दो टारगेट खरीदे। और आइए सुमित जी भी बताएंगे उनका सुपरहिट शेयर। सुमित जी बताइए। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 69.50 69.70 69.50 69.70 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है स्पिक, SPIC, सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। स्पिक के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। एक करेक्शन, एक गिरावट के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल पे कंसोलिडेट किया और अब यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाएं 67 का। 67 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 74 का पहला टारगेट, 76 का दूसरा टारगेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में और ऊपर जा सकता है, तो छोटे से स्टॉप लॉस 67 लगा के खरीदारी करें 74 से 76 के टारगेट्स के लिए स्पिक। ओके, SPIC स्पिक, ये है स्टॉक जहां खरीदारी करेगा। आज सारे फर्टिलाइजर और केमिकल शेयरों पर बुलिश है। सुमित जी ने पूरा सेक्टर गर्म करके रखा है, लेकिन बाजार आराम से ठंडे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भागना है या गिरना है, शांति से ट्रेड है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी है, बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा है, कमजोर शेयर की कम, और अच्छी मजबूती के साथ फिलहाल शुरुआती 2 घंटे का कारोबार। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हेमांग सर का, मेहुल कोठारी साहब का, और साथ ही हिमांशु गुप्ता जी का, जय ठक्कर साहब का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर मेरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आइए देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।